हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माता सरस्वती। तो गाइस आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। गाइस सबसे पहले जो डेली क्लास में आते हैं, रेगुलर क्लास को ले रहे हैं, सभी लोग नीचे प्रेजेंट सर लिखेंगे, मैं सभी का नाम देखना चाहता हूँ। दूसरी बात, तो गाइस चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रश्न लेकर आए जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस शुरू करने से पहले काफी स्टूडेंट परेशान रहते हैं शिखर बैच को लेकर, सर मैं ऑनलाइन तैयारी कैसे करूं, सर लाइव क्लास कैसे देखूं। तो मैं सभी को बता देना चाहता हूं, मैं आप सभी लोगों को लाइव क्लासेस दे रहा हूं अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर, ऐप पर, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपके न केवल फिजिक्स केमिस्ट्री जबकि पूरे सब्जेक्ट का जो भी आप पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश बायो, सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस का लाइव होती है, लाइव क्लास, डाउट क्लास भी होती है। अगर आपको उसमें कोई भी चीजें नहीं समझ में आती क्लास में, हैंडराइज का ऑप्शन होता है, क्लिक करके आप मुंह से बोल के क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट करके तो पूछ सकते ही हो, ठीक है। साथ में आपको क्लास का पीडीएफ नोट्स दिया जाता है, नोट्स के साथ में डीपीपी होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिस सेट। आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर आप क्लास 11th में भी नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, बस क्लास 12th में अगर अच्छे से मेहनत करोगे ना, जितना चाहोगे उतना परसेंटेज आ जाएगा। बस समय से सही तरीके से मेहनत करोगे तब, डेडिकेशन के साथ मेहनत करोगे तब। ये नहीं कि जब क्लास 11th में टाइम पास किए 12th में भी करोगे तो नहीं कर पाओगे। मैं डेली मॉर्निंग में आपको ये बात समझाता हूं, देखो क्लास 12th है, लापरवाही बंद करो और शुरुआत करो अभी से, तुरंत स्टार्ट करो मेहनत से पढ़ाई करने को लेकर, ठीक है। मेमोरी चार्ट दिया जाता है आपको चैप्टर वाइज, ताकि आप जो पढ़े उसे अच्छे तरीके से याद कर सकें और भूले ना। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन मुझे 10-20 दिन बाद मैं आपको मेमोरी चार्ट वहां पे प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि जो चीजें पढ़े हो 2 पेजों में मैं करके दे दूंगा, ताकि आप उसे आसानी से याद रख सकें। ऑनलाइन टेस्ट आपको दिया जाता है इसमें सैटरडे के दिन, ताकि आपका तैयारी बेस्ट हो सके। जो गलतियां आपसे एग्जाम में होने वाली हो वो गलतियां अभी हो जाएं और उन सभी गलतियों को सुधार कर आप अच्छे से तैयारी कर सके। पूरे कंप्लीट सिलेबस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में इस बैच में मैं आप सभी लोगों की तैयारी करा रहा हूं। ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। नंबर पे कॉल तो हो सकता है 4-5 बार करें आप, रिसीव ना हो, हजारों कॉल डेली आती हैं, तो आप अगर लगातार कॉल करते रहिएगा निश्चित रूप से रिसीव होगा, ठीक है। 2-4 बार नहीं रिसीव होगा तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरे तीसरे चैप्टर का क्वेश्चन है। जरा बताइए कितने लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा है। आज हम लोग आप पे आंकिक प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। क्या है क्वेश्चन पढ़िएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हो। 2 क्वेश्चंस हैं, एक तो थियरी वाला है, एक न्यूमेरिकल वाला, और क्वेश्चन इसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान देना, क्या करा क्वेश्चन में कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से क्या समझते हो। सबसे पहले हमें क्या जानना है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं। हमने तो पहले पढ़ा रखा है, लेकिन रिवीजन करा रहा हूं आपका, शिखर बैच में पढ़ा रखा है। अगर आप मेरे से नहीं पढ़े हो तो अभी भी पढ़ सकते हो, शिखर बैच में क्लासेस पूरी तरीके से स्टार्टिंग से वहां पे है, ठीक है। अभी भी लाइव चल रही है उसमें क्लासेस आगे की, ठीक है। और हाँ, अगर आप कहीं से भी पढ़े हो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं, बताइए जरा। तो मैं समय दे रहा हूं आप लोगों को। यही है अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग वह वेग होता है, वह वेग होता है जिससे किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब छुट्टा सार। क्यों भाई, क्लास में बताया था ना छुट्टा सार। अनुगमन वेग वह वेग होता है जिससे किसी चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह आयनों से टकराते हुए, किससे, आयनों से टकराते टकराते हुए, आयनों से टकराते हुए, आयनों से टकराते हुए वाय वैद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में, वाय वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, उपस्थिति में धन सिरे से, धन सिरे से आगे की ओर, आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। धन सिरे से आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। इस वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग, या फिर अनुगमन वेग, अनुगमन
वेग या फिर अपवाह वेग, अपवाह वेग कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, इसे जो हम लोग VD से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? VD से प्रदर्शित करते हैं। फिर से समझना, वह वेग जिसके किसी चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं आयनों से टकराते हुए वाय वैद्युत क्षेत्र के उपस्थिति में धन सिरे से आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसे याद कराने की समय आ गया। देखो, यह आपका कोई तार है, कोई चालक है ना, यहाँ पे हमने इसे वाय वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में हमने रख डाला इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो है इस मान लीजिए धन सिरे जो धन सिरा है ना, वाय वैद्युत धन सिरे से आगे की ओर इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से बढ़ने लगे। ठीक है, बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अन्य आयन भी है, अन्य आयन इससे टकराते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जिस वेग से यह बढ़ते हैं उसी वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। उस वेग को क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। अब रह गया एक चीज पूछा जाता है, अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध। तो दिखना ध्यान से, अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या होता है? अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सभी लोग। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या होता है? I इज इक्वल टू क्या होता है संबंध? बताइए। I इज इक्वल टू होता है NEAVD। ये होता है अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध। ठीक है, तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं? वह वेग जिससे किसी इलेक्ट्रॉन के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं आयनों से टकराते हुए वाय वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धन सिरे की ओर बढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग कहते हैं। इसके आगे दो क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल टाइप का पूछा है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है? देखो आगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया। इसके नीचे क्वेश्चन क्या, देखो पढ़ो। 1 मिलीमीटर व्यास वाले चांदी के तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। 75 मिनट में कितना? 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 इंटू 10⁻22 है, 22 ना, हाँ 22 है, तो ज्ञात कीजिए वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग। दो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। यह क्वेश्चन कितने लोग कर लेंगे बताना जरा। कर लेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों कोई बताएगा मुझे? आप इसे नोट कर लीजिए। जिसको नहीं आ रहा है, जिसको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए, फिर से दोबारा रिवाइज हो जाए। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए इसको रब कर रहे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फार्मूले पे रखना है। क्वेश्चन क्या है देखिए, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को सभी लोग। इसमें क्या है? इसमें कहा है कि 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार में, 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार में, सबसे पहले जो दिया है वो सब लिखेंगे। क्या क्या दिया है? दिया है, क्या क्या दिया है भाई साहब? पहले क्या क्या है? 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी का तार, मतलब 1 मिलीमीटर, ये चांदी के व्यास का चांदी का तार है। डी का मतलब व्यास है। ठीक है, इसको मीटर में चेंज करेंगे। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते समय किससे गुणा करते हैं भाई? हर चीज को मीटर में रखना है। ठीक है, मीटर में चेंज करते समय 1 में 10⁻³ मीटर का गुणा करते हैं। ये मिलीमीटर को मीटर में हमने चेंज कर डाला। ये मिलीमीटर को किस में चेंज कर डाला? मीटर में चेंज कर डाला। ठीक है, ये हो गया। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? में एक तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यानी यहां पे आपको समय दिया हुआ है टी, कितना दिया हुआ है? 75 मिनट दिया हुआ। जो दिया वही मैं लिखा हूं, यहाँ पे दिया है, जो दिया उसी को लिख रहा हूं, मिनट है। इसको हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 75 में 10⁻⁻, सेकेंड में चेंज करने के लिए इसमें 60 सेकेंड गुणा कर देंगे, तो ये सेकेंड हो जाएगा, इतना सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, दो चीजें हो गई भाई। इसके आगे क्या दिया हुआ है? 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश, यानी Q का वैल्यू दिया है 90 कूलाम आवेश। 90 कूलाम आवेश क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं।
यदि प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बताया, बताओ कितना कितना बताया, 5.8 इंटू 10⁻22 है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में। यानी ये घनत्व दिया हुआ है कितना, 5.8 इंटू 10⁻22। ये आपका क्या है, घनत्व दिया हुआ है कितना, प्रति सेंटीमीटर सेमी स्क्वायर में। ठीक है, अब मुझे इसे सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करनी, तो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने 10 कितने से गुणा किया जाएगा, -2 से गुणा किया जाएगा। ठीक है, स्क्वायर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में है ना, इसको चेंज करो 5.8 इंटू 10। देखो भाई, जो बच्चे नहीं पढ़े उनको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब में चेंज किया, 10⁻⁻2 का गुणा कर दिया इंटू मीटर क्यूब हो गया। ये आपका घनत्व हो गया, ये आपका घनत्व हो गया। अब आपसे क्या क्या पूछा है, वैद्युत धारा तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन लगाना हो तो आपको पहला काम क्या करना, दिया जो है आपको वसूली भाई बांधकर जो भी दिया है उसको लिख लेना है। क्वेश्चन में जो भी चीजें दी गई हैं उसे क्या करोगे, नोट कर लोगे। इस तरह से आप लोग नोट करने के बाद आपको क्या करना है, अब फार्म देखो, सबसे पहले क्या है आपका, क्या हो, क्या करना है, कलेक्शन करना है। मैंने आपको 4 रूल बता रहा हूं, 4 सिस्टम। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हुए आपको क्या करना है, कलेक्शन करना है। कलेक्शन, जो चीज दी गई है उसको बटोर के लिख लेना है इस तरह से यूनिट के साथ में। ठीक है, उसके बाद फार्मूला का सिलेक्शन करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है। उसके बाद क्या करना है आपका, उसके बाद कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन से पहले हम लोग यूनिट करेक्शन करते हैं, जो कि मैं आपको पहले से ही करा रखा है कि कौन किस मिनट में होगा, कौन सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको कौन सा फार्मूला लगाना होगा। आपसे पूछा है वैद्युत धारा, नंबर 1 क्या पूछा है, वैद्युत धारा, यह आपसे नंबर 1 पे पूछा है। वैद्युत धारा I इक्वल टू क्या होता है, बताओ, Q/T होता है, ये फार्मूला होता है कि नहीं। आपके सामने Q ये रहा, T ये रहा। अरे Q/T का वैल्यू रख दो। आप अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, जो दिया है वो नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन भारी भरकम बनाया जाता है, एग्जामिनर बनाता है ताकि आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज हो और एग्जामिनर के जेब से जो पैसे निकालना है ना, एग्जामिनर यही काम करता है। ऐसे नंबर देगा जिसे जेब से पैसा निकाल रहे हैं, नहीं, नंबर खुले दिल से देना चाहिए ना, बात है। अब आप देखो, देखिए भाई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आप डेली क्लास देखा करो, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चीजें नया देखने को मिले। 2-2 4-4 चीजें पढ़ते पढ़ते पूरा फिजिक्स पढ़ लोगे, पता नहीं चलेगा आपको। डेली इस क्लास को जरूर देखा करो, आप लोग डेली देखा करो, इससे रिवीजन हो जाएंगे आपकी सभी क्वेश्चंस का। देखो, अब Q का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया है, कितना, 90 दिया हुआ है। अब T का वैल्यू, भाई देखो, T का वैल्यू ये है, क्योंकि पहले मिनट दिया था, इसको मैंने सेकंड में चेंज किया है, 75 इंटू 60, ये हो गया मिनट। अब इसे भाग गुणा कर लो, ये 0 से 0 कट जाएगा ना, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो ये क्या बचेगा आपका, बताओ अब क्या बचेगा आपको, यहाँ पे ध्यान देना। धारा I इक्वल टू 90/75 इंटू 60, ये है आपको बचेगा। अब इसे गुणा भाग कर लेना भाई, गुणा भाग कर लेना, ये तो मुझे नहीं सिखाना है ना, गुणा भाग करने तो मुझे नहीं सिखाना पड़ेगा ना। जब गुणा भाग करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.02 एम्पियर, ये आंसर आएगा। पहला क्वेश्चन तो लग गया आपका, वैद्युत धारा तो निकल गया। अब नीचे क्या है, नीचे है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात करना। नीचे क्या है, इलेक्ट्रॉनों का क्या, अनुगमन वेग ज्ञात करना ना। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग ही, अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या होता है, मध्य संबंध क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन धारा I इक्वल टू NEABD होता है। अगर आप यहां से ध्यान देना, अगर आप यहां से एक बात ध्यान देना सभी लोग, अगर यहां से आप इस अनुगमन VD इक्वल टू ये लिख सकते हो क्या आप लोग, I/NEA, ये लिख सकते हो। सिंपल हो गया, धारा का मान तो ये निकल गए, आ गया है,
n का मान कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्रति सेकेंड, प्रति मतलब मीटर स्क्वायर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये जाते हैं आपको 5.8 इंटू 10 की पावर 22 अपान ये अपान क्या अपान ये 10⁻⁻² की क्यूब, इतने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, आपको याद होना चाहिए। ए का मान आप यहां से ज्ञात कर सकते हो क्षेत्रफल के रूप में। चलिए आइए इसको लगाते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद अनुगमन वेग वाला हम लोग लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो हम जानते हैं जो कि दिया हुआ है धारा आई का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे निकला है 0.02 एम्पियर। अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक है। धारा आई का वैल्यू, एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ आपका 5.8 इंटू 10⁻22 अपान 10⁻⁻² का क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब ये है, ठीक है। अगर -10 का 2 का क्यूब लिखोगे तो 6 हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो एन का वैल्यू आ जाएगा क्या आएगा बताओ। अब ये कुछ लोगों को दिमाग में आया सर -10⁻⁻² कैसे लाए, देखो भाई यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, 10⁻⁻² से गुणा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना, मीटर क्यूब लिखा है ना, देखो सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, यदि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन है तो यहाँ पे मीटर क्यूब होगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं 10⁻⁻² का क्यूब करेंगे, ठीक है। इस पे कंफ्यूज मत होना आप लोग, क्योंकि मुझे पता है यहीं पे कंफ्यूज होगा आप लोग। इसको 10⁻⁻² का जो भाग दिए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5.8 इंटू 10⁻⁻10 यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ 10⁻6 28 मीटर क्यूब, ये आपका एन का वैल्यू आ जाएगा। और देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, आप लोग जानते हो ये इतना कूलाम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको आई का वैल्यू निकल गया, एन का वैल्यू निकल गया, ई का वैल्यू निकल गया, अब ए की बारी है, ठीक है। ए का वैल्यू कैसे निकलोगे, देखो ए क्योंकि ये देखो घनत्व तो दिया, ये देखो व्यास दिया हुआ, ये क्या व्यास है, व्यास को अगर त्रिज्या में चेंज करोगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगी बताओ, त्रिज्या क्या होगा d/2 हो जाएगी त्रिज्या ना, त्रिज्या d/2 हो जाएगी। d का मतलब क्या है, d का मतलब 1 इंटू 10⁻³ हो जाएगी, ये त्रिज्या है आपका ना। यहाँ पे आपको पता हो किसी भी तार का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला होता है, गोले का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा, यहाँ पे देखो पाई हो जाएगा, r का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है, ये r का वैल्यू हो जाएगा, ये क्षेत्रफल ए का वैल्यू हो जाएगा। देखो भाई आज का क्वेश्चन खतरनाक है, अच्छा है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो तो परेशान मत होना, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं ये सब, ठीक है, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, ए का वैल्यू आ गया, एन का वैल्यू आ गया, आई का वैल्यू आ गया, ई का वैल्यू आ गया, बस फार्मूले में रखना है। धारा वैद्युत धारा आप लोग निकाल दिए होंगे तो इसको हम मिटा देते हैं, बाकी फार्मूले में रख देते हैं, इस फार्मूले में, इस वाले में अनुगमन वेग VD इज इक्वल टू फार्मूला क्या है I अपान NEA, ये है। I का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.02 अपान, N का वैल्यू क्या है 5.8 इंटू 10⁻28 है, E का वैल्यू क्या 1.6 इंटू 10⁻19 है, और A का वैल्यू क्या है वहां पे, A का वैल्यू है पाई इंटू 1.1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर अपान 2, ये किसका वैल्यू ए का वैल्यू है, ये 28 है भाई, इसे सॉल्व कर लोगे, बुरा भाग कर लोगे भाई, आप लोग कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है, बुरा भाग कर लेना आंसर आ जाएगा यार, ये धारा घनत्व हो गया। क्वेश्चन आसान था, बस समझने का फेर था, क्वेश्चन आसान था ना, आसान था कि नहीं था बताओ ना, क्वेश्चन आसान था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई, क्वेश्चन बहुत सारे हैं यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन है अगला, ठीक है। किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसको भी लगाते हैं, आप इसे नोट करिएगा, मैं मानता हूं नहीं समझ में आया तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं हम ना, इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं भाई, एक बार में किसी को समझ में थोड़ी ना आता है, फिर मैं कभी किसी क्वेश्चन को लेकर आऊंगा फिर समझा दूंगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा क्या बताओ, एक बार में आप कबूतर खरा लिखने आया है आपको, क्यों मेरे गांव के मेरे छोटे छोटे भाई बहनों बताओ, एक बार में आपको कबूतर खरा लिखने आया है
बहुत बार मार खाए हो तभी तो आया है ना। देखो पढ़ो क्वेश्चन को। एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। पहले क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, कलेक्शन करते हैं, क्या क्या दिया है ये लिखते हैं, दिया है क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान देना। एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ए का वैल्यू दिया है कितना, 1 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। 1 × 10⁻³ -2 है क्या, हाँ -2 है, सॉरी ये -2 मीटर स्क्वायर है। ये तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, n का वैल्यू, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 2 × 10⁻28 प्रति मीटर स्क्वायर है। 2 × 10⁻28 प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, मीटर क्यूब स्क्वायर है, ठीक है। तार का में प्रवाही धारा, तार में धारा I का वैल्यू कितना, 2.3 नहीं 3.2 है क्या, 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो ज्ञात कीजिए तार का, सबसे पहले नंबर क्या ज्ञात करना है आपको, लिख लेते हैं जो जो चीजें दी गई है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है धारा घनत्व। क्या ज्ञात करना है, धारा घनत्व। अब ध्यान से समझना मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, ठीक है, ध्यान से समझना सभी लोग, मेरे भाइयों और बहनों इधर ध्यान देना। धारा घनत्व के बारे में आप लोगों को बताया था। धारा घनत्व J = क्या होता है, बताओ फार्मूला क्या होता है, फार्मूला सिलेक्शन कर रहे हैं हम लोग सेकेंड प्रोसेस, I/A होता है। अब देखो धारा I का वैल्यू कितना दिया है, दिया जो है आपका I, धारा I का वैल्यू दिया 3.2 एम्पियर, ठीक है। और A का वैल्यू कितना दिया है, बताओ A का वैल्यू कितना दिया है, सिंपल 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये A का वैल्यू दिया हुआ है। अब इसमें रखेंगे धारा घनत्व J = क्या हो जाएगा, यहाँ से I का वैल्यू 3.2 एम्पियर और A का वैल्यू 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे J = क्या हो जाएगा, 3.2 × 10⁻² हो जाएगा, ठीक है। इतना क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपका धारा घनत्व निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, कितना आसान था। धारा घनत्व I/A फार्मूला अगर आपको याद होता तो आप आसानी से इसे चुटकियों में कर लेते, चुटकियों में, ठीक है। अब पूछा है क्या, अब पूछा है क्या, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या होगा। अब क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन का क्या पूछा, अनुगमन वेग क्या होगा, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग पूछा है। अभी अभी आपको बताया कि अनुगमन वेग Vd = क्या हो जाएगा, I/NE होता है ना, पता है ना। अब देखो यहाँ से I का वैल्यू क्या है भाई, यहाँ से I का वैल्यू क्या है, I का वैल्यू दिया है 3.2 एम्पियर, ठीक है। N का वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी, क्या दिया है, 2 × 10⁻28 प्रति मीटर स्क्वायर, N का वैल्यू हो गया। और A का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है आपका क्या, 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये I/NA का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। अब रखते हैं इसमें, और I का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग जानते हो कितना, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। अब सभी का वैल्यू इसमें रख देंगे। Vd = क्या हो जाएगा, I का वैल्यू 3.2 अपान N का वैल्यू 2 × 10⁻28, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻19, A का वैल्यू क्या है 1 × 10⁻²। यह Vd का मान आएगा, इसे सॉल्व कर लेना, आंसर क्या आएगा इसको देखते हैं। यह Vd का क्या आएगा, मान आएगा, इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर क्या आएगा बताओ, आंसर आएगा यहाँ पे, अगर इसे सॉल्व करोगे तो कर लेना, सॉल्व करके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक, ये चालकता और वैद्युत चालकता में संबंध क्या होता है, यह आपको बताना है। ये 2 क्वेश्चंस हैं आप सभी लोगों के सामने, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया है। आप लोगों के समझने और सीखने का भी एक क्षमता होती है, एक ही दिन ज्यादा सीख लोगे तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन हाँ ये दोनों क्वेश्चन
अपने से कर लेना, और ये जो है आपका ये जो क्वेश्चन है इसको भी अपने से करने की कोशिश करना। जो भी डेडिकेटेड स्टूडेंट है नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना। हालांकि मैं अगले क्वेश्चन में इसको सॉल्व करा दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मैं आज क्लास को बंद करता हूं। ठीक है, और जिसको भी ज्वाइन करना है तो ये शिखर बैच आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चीजें अगर नहीं समझ में आ रही तो इसमें मेरी गलती नहीं, आपकी गलती। आप नहीं पढ़ रहे थे इसलिए समझ में नहीं आ रही। धीरे धीरे एग्जाम आ जाएगा फिर परेशान हो जाओगे आप लोग। आपसे मैं कहूंगा हर चीजों को बंद करो, एक डेडिकेटेड रूम बनाओ, अपना रूम में एक अच्छा सा टेबल लो, कॉपी कलम लो, किताब लो, और ये सब्सक्रिप्शन इसको लेकर बढ़िया से एक साइड से सुबह से शाम तक सबसे कनेक्शन तोड़ दो और केवल मेहनत करो। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, आप अच्छा परसेंटेज लाओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय मां सरस्वती।